नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारत में पंचवर्षीय योजना लक्ष्य तथा उपलब्धि का पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे भारत में नियोजन की असफलता। भाई, भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी सफलता तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं विफलता, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। क्योंकि हर एक काम के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो पंचवर्षीय योजना ने यहाँ पे हमारे देश को इतना तरक्की कर दी। वहाँ पे कुछ ऐसे जगह थी या जो क्षेत्र थे, वहाँ पर वो जो योजना थी वो विफलता हो गई, मतलब वहाँ पे सफलता प्राप्त हुई उसको। तो वो आज हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे भारत में नियोजन की ऐसी थे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है दयनीय निर्धनता। भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कई पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ या जो गरीबी को उन्मूलन करने के बहुत सारे मंत्र दिए गए थे। उसके बावजूद भी आज भी भारत में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर हैं। उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर ले। अब ये आधारभूत आवश्यकता क्या होती है? 5 होती है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब ये 5 चीज़ों को भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहे। ये लोग कितने हैं? ये 21.9% है पूरे भारत की जनसंख्या का। परंतु ध्यान ये दो कि जो पूरे वर्ल्ड में 50% जो गरीब लोग हैं वो भारत में रहते हैं। मतलब 220 हमारे देश हैं पूरे वर्ल्ड में, जिस देश में सब देशों की जो गरीबी लोगों की गिनती गिनी जाए उसमें से 50% लोग सिर्फ इंडिया में रहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सही। मतलब हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के कई सारे काम करें, फिर भी हमारे जो ये काम जो है, ये जो योजना थी यहाँ फेल हो गई। और आज भी हमारे देश के अंदर 21.9% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है नियोजन का केंद्रीय विषय निर्धनता का उन्मूलन था, मतलब गरीबी हटाना था। परंतु इतनी पंचवर्षीय योजना बीतने के बाद भी हमारा देश निर्धनता आज भी पांव पसारे है। आज भी भारत के अंदर करीबन 21.9% लोग निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं, ठीक है। और जो कि पूरे विश्व का 50% के लगभग है। मतलब पूरे विश्व में जितने लोग गरीब हैं उसका 50% इंडिया के अंदर ही रहते हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति की उच्च दर। अब मुद्रास्फीति की उच्च दर क्या है बेटा? भाई, हमारे पास जो डॉलर है उसका रेट जो है वो बार बार गिरता ही, मतलब इंडियन रुपीज़ का जो रेट है वो बार बार गिरता ही जा रहा है। डॉलर जो है 1947 में $1 के बराबर था और आज ये जो है 70-72, मतलब 70 से ऊपर पहुंच गया है। और इस मुद्रास्फीति के कारण गरीबी फैलती है। आप कहोगे सर उससे गरीबी कैसे फैलेगी? देखो बेटा, मैं पहले जहाँ पे 10 रुपये कमाता था तो मैं 10 रुपये ही खर्च करता था। मतलब ये समझ लो कि अगर मेरे पास जेब में 10 रुपये हैं और सामने अगर मैं कुछ चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मान के चलो मैं रोटी लेने जा रहा हूँ, तो रोटी 2 रुपये की है तो मैं 5 रोटी खरीद लूँगा आराम से, क्योंकि मेरे पास 10 रुपये है, रोटी कितनी है? 5 है। अगर वहीं पर मैं जाकर कहूँ रोटी की कीमत जो है बढ़ जाती है, रोटी की कीमत बढ़ के 3 हो गई, तो अब क्या मैं 10 रुपये में 5 रोटी खरीद पाऊँगा? नहीं। अब मैं सिर्फ 3 रोटी खरीद पाऊँगा, क्योंकि 9 रुपये की 3 आएगी, 1 बच जाएगा। यानी कि मेरी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी अगर वस्तु की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके कारण गरीबी फैलती है। मतलब जहाँ हम 10 रुपये में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे, महंगाई होने के कारण हम उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारी सैलरी तो उतनी रहती है, जबकि वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। किस कारण? वो बाज़ार मांग के कारण हो सकता है या इंटरनेशनल बाज़ार मांग के कारण हो सकता है, जैसे मैंने बताया डॉलर की कीमत। तो इसके कारण जो है हमने इतनी पंचवर्षीय योजना करी थी, आज भी मुद्रास्फीति काफ़ी ऊंची दर पर है। मतलब आज भी हम डॉलर के रेट को गिरा नहीं पाए हैं। तो उसमें हमें लिखा है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने मुद्रास्फीति की ऊंची तरजीह हो गई है। हमारा देश मुद्रास्फीति के जाल से निकलने में
असफल रहा है, मतलब वो गिरता ही फंसता ही जा रहा है डॉलर की कीमत के अंतर्गत, जिसके कारण गरीबों और अमीरों के बीच में बहुत अंतर बढ़ता चला गया। बिल्कुल सही, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है और अमीर जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है। अब अमीर अमीर क्यों हो रहा है भाई? उन्होंने तो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा उनकी भी इनकम बढ़ती चली जाएगी, तो वो और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग जो है वो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई। बेटा तीसरी प्रॉब्लम जो थी इस पंचवर्षीय योजना में जो हम अचीव नहीं कर पाए वो है बेरोजगारी संकट। बेरोजगारी संकट आपको मैंने बताया कि भारत के अंदर जितने रोजगार के अवसर नहीं होते उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगार ज़्यादा हो जाते हैं। पंचवर्षीय योजना में रोजगार को मतलब रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे कदम बढ़ाए, क्योंकि जिस देश रेट से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस रेट से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी का जो संकट है वो खड़ा वहीं की वहीं बना हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर लिखते हैं कि बेरोजगारी संकट क्या है। पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन किया गया, फिर भी आज हमारे पास जो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में जहाँ 53 लाख लोग बेरोजगार थे, जो कि 11वीं योजना के अंतर्गत वह बढ़कर 4 करोड़ हो गए। मतलब जहां वो पहले 53 लाख थे पहली पंचवर्षीय योजना में, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 4 करोड़ हो गए थे। ठीक है ना? तो ये इसकी बेरोजगारी की समस्या। और चौथी चीज़ है अपर्याप्त आधारिक संरचना। मतलब हम कह तो रहे हैं कि आधारिक संरचना का विकास हुआ है, परंतु वह अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब जिस तरीके से दूसरे देशों से तुलना किया जाए तो हमारे देश में जो आधारिक संरचना है वो बहुत कम है। एक तो जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश की, ऊपर से जो भारत देश है उसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, इसलिए जो जितनी भी हमने आधारिक संरचना बनाई है वो पर्याप्त नहीं है एक देश को विकसित या विकासशील होने के लिए। ठीक है ना? हमें और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें लिखा है अपर्याप्त आधारिक संरचना। हमारे देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने के बाद भी आधारिक संरचना जैसे बिजली, सड़क, बांध, विद्यालय, अस्पताल आदि का विकास अपर्याप्त है। मतलब बिजली का तो मैंने बताया था आपको कि भाई 70 साल हो गए आज़ादी हुए हमारे देश को, उसके बाद भी बहुत सारे गाँव में आज भी बिजली नहीं है, और जहाँ बिजली पहुँच चुकी है वहाँ पे बिजली बहुत कम आती है। सड़क की बात करें तो आज भी गाँव के अंदर कच्ची सड़कें, टूटी हुई सड़कें आपको मिल जाएगी। बांध तो बहुत कम ही है, लिमिटेड है हमारे देश में बांध। विद्यालय की बात करें तो आज भी बहुत सारे गांव में विद्यालय नहीं है, उनके पास प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, उन्हें 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पैदल जाकर स्कूल जाना पड़ता है। अस्पताल तो आपको पता ही है, अब कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा कितनी सारी मौतें हो रही हैं, हर बार पे क्या हो रही है, अस्पताल की कमी, अस्पताल की कमी, अस्पताल की कमी। बिल्कुल सही। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे पास बिजली, सड़क, बांध, विद्यालय और अस्पताल के लिए रोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सही तरीके से उनका विकास नहीं करा। जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी उस रेट से हमें इनका भी विकास करना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे भी हमारी पंचवर्षीय पॉइंट है पक्षपात वितरण। मतलब हमारे पास जो भी संसाधन थे उसका वितरण पक्षपात रूप से किया गया। पक्षपात का मतलब है हमने सामाजिक असमानता, जो आर्थिक असमानता का जो जन्म हुआ है वो इस पक्षपात के कारण ही हुआ है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते चले गए और जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते चले गए, क्योंकि हमने क्या करा, जो भी संसाधन थे उस पर एक कुछ लोगों का ही प्रभुत्व, मतलब जस्ट ऑनरशिप हमने निर्धारित कर दी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये काम वो काम, पैसा नहीं उनके पास, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ था। तो हमारे देश में पक्षपात वितरण भी हुआ था। हमारा काम था कि हमें सामाजिक समानता पे जोर देना चाहिए था, मतलब अमीर गरीब जो है उसको अंतर नहीं करना चाहिए था। अंतर तो होता ही प्रैक्टिकल, आपको पता है कि एक गरीब आदमी अगर कोई जुर्म कर देता है उसे 7-8 साल की सज़ा हो जाती है, वहीं एक अमीर आदमी कोई जुर्म करता है तो जुर्म करने के साथ ही वो बेल पे छूट जाता है, और कभी कभी तो प्रूफ भी नहीं हो पाता कि वो मतलब अपराधी है कि नहीं है। तो वही हमारे पास पक्षपात का वितरण हो रहा था, अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता चला गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम आर्थिक और सामाजिक समानता पर बहुत जोर दिया, परंतु भारत इस काम में भी विफल रहा, जिसके कारण हमारे देश में गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। ये आर्थिक और सामाजिक असमानता को दर्शाता है।
मतलब ये कि हमारे देश के अंदर जो संसाधन बंटवारा हुआ था उसमें पक्षपात किया गया था। ठीक है बेटा, ये इसका लास्ट पॉइंट था जिसके कारण हमारा जो देश की पंचवर्षीय योजना थी इन 5 कामों में विफल रही थी। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, भारत में नियोजन की असफलताएं, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। ठीक है बेटा, आपको वीडियो कैसी लगी है, किस तरह की लगी है, आपके नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी आपके फीडबैक हैं प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। इंडियन इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे जो है क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, मैं जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है बेटा, आपको वीडियो कैसी लगी है तो उसके बारे में हमें कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसका बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम इंडियन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस सब तक के लिए गुड बाय।